दोस्तों इसके पहले हम लोग खाद्य उत्पादन की अवस्था देख चुके हैं। अब देखेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के बारे में, ये लगभग 6000 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आया था। देखिए इसमें खाद्य उत्पादन की सबसे आरंभिक अवस्था नवपाषाण काल की अवस्था है, जब कृषि एवं पशुपालन लोगों के जीवन में नियमित हो गया तथा लोग अस्थायी जीवन जीने लगे। इसका जलवायु संबंधी कारक देखिए, यह काल होलोसीन युग से संबद्ध था, जब जलवायु शुष्क हुआ तथा कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। इसीलिए गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान कृषि की शुरुआत के लिए जलवायु संबंधी कारक पर विशेष बल देते हैं, यद्यपि कुछ अन्य विद्वान इसे सहमत नहीं हैं। तकनीकी कारण, नवपाषाण काल में प्रस्तर के उपकरणों का ही प्रयोग होता रहा, परंतु उपकरणों की बनावट में काफ़ी सुधार हुआ। जहां पहले पत्थर से पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाए जाते थे, अब वहीं पत्थर से पत्थर को घिसकर उपकरण बनाए जाने लगे। इन्हें पॉलिशदार उपकरण कहा गया। ये अपेक्षाकृत चिकने होते थे तथा खेती के लिए उपयुक्त होते थे। यथा पत्थर से निर्मित कुदाल, फावड़ा तथा खंती। जीविकोपार्जन संबंधी कारक, इस काल में नियमित रूप में पशुपालन एवं कृषि का आरंभ हुआ। लोग अस्थायी जीवन जीने लगे, अतः सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। तो उसके बाद देखेंगे कृषि से पशुपालन को भी प्रोत्साहन मिला था, क्योंकि मवेशियों के लिए चारे की खेती भी संभव थी। इस काल में कृषि और पशुपालन दोनों ने एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभाई। कृषि में विभिन्न प्रकार के अनाजों की खेती होने लगी। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के गेहूं एवं जौ उदाहरण के लिए बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिलते हैं। इसके पश्चात हमें कपास एवं खजूर के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसी प्रकार कोल्डिवा से चावल का साक्ष्य मिला है। गंगा घाटी के स्थलों से भी चावल का साक्ष्य मिला है। कृषि की नियमित शुरुआत के पश्चात भोजन को पकाने के लिए तथा अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए मृदभांडों की जरूरत हुई, अतः इस काल में हस्त निर्मित मृदभांड बनने लगे। विभिन्न नवपाषाणकालीन स्थलों के बीच व्यापारिक संबंध भी कायम रहे होंगे, क्योंकि कुछ स्थलों पर ऐसी सामग्रियां मिलती हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद देखेंगे सामाजिक संरचना। नवपाषाण काल में सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई, अस्थायी गांव बसने लगे। खाद्य उत्पादन की अवस्था में बूढ़े महिलाओं एवं बच्चों पर से दबाव कम हुआ। खाद्य उत्पादन की अवस्था में बूढ़े महिलाओं एवं बच्चों पर से दबाव कम हुआ और जीवन में अधिक स्थायित्व आया। चूँकि इस काल में कार्बोहाइड्रेट्स का खपत बढ़ गया, इससे प्रजनन की प्रक्रिया बेहतर हुई तथा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। कृषि गतिविधियाँ सामाजिक जीवन का भी हिस्सा बन गई। अब अनाजों में उपहार लेना और देना सामान्य जीवन का हिस्सा बन गया। अब सार्वजनिक भोज और समारोह भी होने लगे। आगे कर्नाटक के बोर्डी हॉल नामक स्थल से इसका साक्ष्य मिलता है। एक कब्र में अनेक लाशों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य सामुदायिक जीवन की ओर संकेत करता है। एक कब्र में अनेक लाशों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य सामुदायिक जीवन की ओर संकेत करता है। चूँकि लोग अनाज का उत्पादन करने के पश्चात उसका पूरा खपत नहीं करते, अपितु उसका एक भाग बचाकर रखते, उससे उनमें बचत की प्रवृत्ति जगी। इस काल में सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। समाधान के क्रम में शव के साथ दफनाई गई कीमती पत्थर के आभूषण समाज में समाधान के क्रम में शव के साथ दफनाई गई कीमती पत्थर के आभूषण समाज में स्तर भेद को दर्शाते हैं। फिर मकानों की बनावट में भी इस प्रकार का स्तर भेद देखने को मिलता है। सामान्यतः मकान की लकड़ी अथवा सरकंडे के बनाए जाते थे तथा उस पर मिट्टी की लेप चढ़ाई जाती। कुछ मकान आयताकार हैं तो कुछ गोलाकार मकानों को क्षेत्रीय सरदारों के साथ जोड़ा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार के मुखिया तंत्र का विकास होने लगा था। सांस्कृतिक संरचना अथवा दृष्टिकोण,
सांस्कृतिक संरचना अथवा दृष्टिकोण। मृतक के साथ आवश्यकता की सामग्रियों के साथ दफनाए जाना मृत्यु के बाद की ओर संकेत करता है। मृत्यु के बाद की जीवन की ओर संकेत करता है। इस काल में उत्तर पश्चिम में तथा राजस्थान के बालाथल आदि स्थलों से देवी की मूर्तियां एवं सांड की मूर्तियों का पाया जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रजनन शक्ति की उपासना को विशेष महत्व दिया जाने लगा था। प्रजनन शक्ति की उपासना एक खाद्य उत्पादन का स्वाभाविक लक्षण बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में भीमबेटका सहित अन्य स्थलों से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में भी मानव की ये चित्रकारी गतिविधियां जारी रही हो, जो उसके कला की ओर आकर्षण को दर्शाता है। खाद्य उत्पादन का समाज भौगोलिक वितरण। खाद्य उत्पादक समाज का भौगोलिक वितरण। खाद्य उत्पादक समाज का भौगोलिक वितरण। जब हम खाद्य उत्पादन समुदाय की बात करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन की अवस्था एक साथ नहीं आई, बल्कि अलग अलग समय में वो प्रकट हुई। उदाहरण के लिए लगभग 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच खाद्य उत्पादक समुदाय हमें उत्तर पश्चिम और बेलन घाटी में दिखता है। उत्तर पश्चिम और बेलन घाटी। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में किला तरकाई, पंजाब के जलीलपुर, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में मुंडीगढ़ तथा पाकिस्तान के किली गुल मोहम्मद और सिंध। पाकिस्तान के किली गुल मोहम्मद और सिंध प्रांत में कुर्दी आदि स्थल महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार बेलन घाटी में प्रयागराज के पास कोल्डीवा तथा महागरा, इसके अतिरिक्त इंद्राणी एवं पचो जैसे स्थलों की पहचान नवपाषाणकालीन स्थलों के रूप में हुई। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में किला तरकाई, पंजाब के जलीलपुर, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में मुंडीगढ़ तथा पाकिस्तान की किली गुल मोहम्मद और सिंध प्रांत में कुर्दी आदि स्थल पर महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बेलन घाटी में प्रयागराज के पास कोल्डीवा, बेलन घाटी में प्रयागराज के पास कोल्डीवा तथा महागरा, उसके अतिरिक्त इंद्राणी, पंचोह जैसे स्थलों की पहचान नवपाषाणकालीन स्थलों के रूप में हुई है। दूसरी तरफ 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर में बुर्जहोम और गुफाकराल, मध्य गंगा घाटी में नरहर, चिरांद चेचर आदि, बंगाल में पांडुरजाढिबी, असम में सरुतरु तथा डेओजल ढेडिंग, और दक्षिणी भारत के स्थल जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से मिले हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में हल्लूर, टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश में उतनूर और तमिलनाडु में पेम्पल्ली और बुद्धिहाल आदि दक्षिण भारत के स्थल सबसे बाद में अस्तित्व में आए थे। इसका कारण है प्रायद्वीपीय भारत में पत्थरों के उपकरणों की सहायता से खेती का कार्य थोड़ा कठिन था। फिर अगर हम इन स्थलों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इन स्थलों के स्वरूप में भी अंतर है। उदाहरण के लिए पहली अवस्था में 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व जो स्थल आए, उन स्थल की पहचान हम विशुद्ध रूप में नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में करते हैं। परंतु दूसरी अवस्था 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में जो स्थल आए, उन स्थलों की पहचान हम ताम्रपाषाण काल के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थल नवपाषाण काल में अस्तित्व में आए थे, परंतु ताम्रपाषाण काल से ही भी जुड़ गए। उदाहरण के लिए मध्य गंगा घाटी, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के स्थल। फिर अगर हम उत्पादन से संबंधित स्थलों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है इन सभी के कालक्रम में ही नहीं बल्कि इन सभी के विकास के स्तर में भी
अंतर है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम के जो स्थल वे नदी के कछारी मैदान में विकसित हुए, वह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र था, अतः वह कृषि उत्पादन की बेहतर स्थिति थी और लोग अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज की खेती करने लगे। यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बाकी अन्य क्षेत्रों से आगे निकल गया और फिर नगरीकरण की अवस्था में भी पहुंच गया। वहीं कश्मीर के बुरज़होम, गुफा कराल जैसे स्थलों पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि इन स्थलों पर कृषि गतिविधियां महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि शिकार और पशुपालन ही महत्वपूर्ण, और इसका एक कारण इसका जलवायु भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कश्मीर के स्थलों की एक विशेषता है गर्त निवास, अर्थात वे जमीन के अंदर अपना निवास बनाने का प्रयत्न करते। फिर बुरज़होम से मानव के साथ पशु को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन घाटी के स्थल लगभग उतने ही पुराने हैं जितने उत्तर पश्चिम के स्थल है, तथा यहाँ से चावल की खेती का आरंभिक साक्ष्य मिलता है, परंतु यह स्थल उत्तर पश्चिम के स्थलों की तुलना में कम विकसित सिद्ध हुए। मध्य गंगा घाटी के स्थलों में चिरान चेचर से वृत्ताकार झोपड़ी बनाए जाने और चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। बंगाल से भी हमें चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है, परंतु दक्षिण भारत के नवपाषाण कालिक स्थल मुख्यतः पशुपालन से ही जुड़े रहे थे। कृषि की भूमिका अत्यधिक सीमित रही थी। दक्षिण भारत के फसल के रूप में रागी तथा कुल्थी जैसे फसलों का विवरण प्राप्त होता है। सबसे बढ़कर दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों की विशेषता है राख का ढेर पाया जाना। नवपाषाणकालीन स्थलों की विशेषता है राख का ढेर पाया जाना, अर्थात जब लोग यह स्थल से दूसरे स्थल के लिए स्थान बदलते थे तो पशुओं की गोबर में अलग आग लगा देते थे, जो आग राख के ढेर के रूप में मिलता है। इतिहास लेखन संबंधी मुद्दा। इतिहास लेखन संबंधी मुद्दा। क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम देना उचित है? क्या नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति का नाम देना उचित है? सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के लिए नवपाषाण क्रांति शब्द क्यों दिया? सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के लिए नवपाषाण क्रांति शब्द को दिया है। सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के लिए नवपाषाण क्रांति शब्द को दिया है। नवपाषाण काल में मानव, पशु और तथा भूमि के बीच के परस्पर संबंध बदल गए। नवपाषाण काल में मानव और पशु तथा भूमि के बीच के परस्पर संबंध बदल गए तथा मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया और पशु एवं अनाजों को पालतू बनाया तथा कृत्रिम रूप में प्रजनन की वातावरण देखकर उनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि कर दी। देखिए यहाँ लिखा है मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंच गया और मानव पशु एवं अनाजों को संग्रह और पशु पालतू बनाया तो कृत्रिम रूप में प्रजनन की वातावरण देकर उनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि की। यहाँ देखिए लिखा है अनाजों को पालतू बनाया है। देखिए अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर कर दिया। अगर हम गार्डन चाइल्ड के इस विस्तार का मूल्यांकन करते हैं तो इसके पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। अगर हम गार्डन चाइल्ड के इस विचार का मूल्यांकन करते हैं तो इसके पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती है। हाल ही में युवाल नोह हरारे नामक विद्वान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेपियंस में मानव विकास की प्रथम अवस्था को संज्ञानात्मक क्रांति का नाम दिया है, क्योंकि इसके विचार में होमो सेपियंस में एक रचनात्मक सोच का विकास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आगे का परिवर्तन संभव हुआ। इस आधार पर हम नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इसने मानव समुदाय को पहली बार उत्पादन की अवस्था में पहुंचा दिया तथा इसके माध्यम से मानव ने पहली बार प्रकृति की गतिविधियां हस्तक्षेप आरंभ किया। यकीनन यह औद्योगिक क्रांति से पूर्व मानव के विकास की पहली अवस्था थी। जहाँ तक इसके आलोचकों का मानना है यह समस्त परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि लगभग 3000 वर्षों के विकास का परिणाम था।
तो इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि इन 3000 वर्षों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया था जो पिछले लगभग 30,000 में नहीं हुआ था। इस आधार पर भी इसे क्रांति कहना उचित लगता है। इसके विरोध में मत, परंतु इस विद्वानों का एक दूसरा वर्ग निम्नलिखित आधार पर इसे क्रांति नहीं मानता। इनके विचार में यह परिवर्तन अकस्मात नहीं हुआ बल्कि लगभग 3000 वर्षों तक क्रमिक रूप में होता रहा। स्मरणीय है कि विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाणकालिक स्थलों के उद्भव का कोई एक काल नहीं है। उदाहरण के लिए 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में बेलन घाटी में कोल्डिवा, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ आदि पर मध्य पाषाण काल की उत्तरावस्था में अस्तित्व में आ चुके थे तथा क्रमिक रूप में विकसित हुए। तीसरा, इसके अतिरिक्त नवपाषाणकालिक स्थलों के उद्भव एवं विकास की भी कोई एक रूप प्रक्रिया नहीं रही। यथा उत्तर पश्चिम के नवपाषाणकालीन स्थल के विकास से पहले कोई मध्य पाषाण की अवस्था नहीं दिखती। इसका अर्थ है कि वे सीधे नवपाषाण की अवस्था में पहुंच गए। किंतु वहीं दूसरी तरफ बेलन घाटी में कोल्डिवा, महागरा आदि स्थल मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर संक्रमण की अवस्था को दर्शाते हैं। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में जो नवपाषाणकालिक स्थल आए उनका ताम्रपाषाण काल से भी जुड़ा हो गया, इसलिए इनकी पहचान नवपाषाण काल ताम्रपाषाण के रूप में की गई। कृषि के प्रसार का विस्तारवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि विकास का तत्व कुछ खास क्षेत्रों में ही स्थापित होता है और वहां से विस्तृत अथवा प्रसारित होकर अन्य क्षेत्रों में जाता है। जैसा कि कृषि के विकास का सवाल है, एशिया में हमें कृषि विकास के 4 प्रमुख केंद्र दिखते हैं। प्रथम पश्चिम एशिया, जैसा कि कृषि का विकास का सवाल है, एशिया में हमें कृषि विकास के 4 प्रमुख केंद्र दिखते हैं एशिया में। प्रथम है पश्चिमी एशिया, दूसरा है बलूचिस्तान के मेहरगढ़, तीसरा है बेलन घाटी और चौथा है दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड। यकीनन पश्चिम एशिया में पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी तथा कृषि का आरंभ सबसे पहले दिखता है, परंतु विस्तारवादी सिद्धांत यह स्थापित करने का प्रयत्न करता है कि पश्चिमी एशिया से ही कृषि का प्रसार अन्य क्षेत्रों में हुआ, परंतु अब यह धारणा खंडित हो चुकी है तथा नई मान्यता यह है कि यद्यपि सबसे पहले कृषि और पशुपालन का आरंभ पश्चिमी एशिया में हुआ, परंतु यह भी सत्य है कि वहाँ से कृषि का प्रसार अन्य क्षेत्रों में नहीं हुआ, बल्कि पृथक क्षेत्र में ने स्वतंत्र रूप में कृषि का विकास किया।